एक करोड़पति व्यक्ति ने सड़क पर मिली एक बेघर महिला को गर्भवती कर दिया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जो उसने खोजा वह सभी को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। सुबह ठंडी और धुंधली थी मुंबई के व्यस्त वित्तीय जिले में। व्यावसायिक क्षेत्र की सड़कें धीरे धीरे जल्दबाजी में भरने लगीं। अटैची के साथ कार्यकारी और ऊंची एड़ी के जूते फुटपाथ पर खटखटा रहे थे। उनके बीच आदित्य मेहता का आकर्षक व्यक्तित्व उभर कर सामने आया। एक लंबा और आकर्षक 35 वर्षीय व्यक्ति जो एक बेदाग डिजाइनर सूट और एक कश्मीरी ओवरकोट पहने हुए था, जो उसे ठंडी हवा से बचा रहा था। आदित्य दृढ़ कदमों के साथ भव्य इंटरनेशनल बैंक की इमारत की ओर बढ़ रहा था, जहां वह कार्यकारी उपाध्यक्ष का पद संभालता था। उसका मन पहले से ही उस महत्वपूर्ण बैठक में था जो उसे उस सुबह विदेशी निवेशकों के साथ करनी थी। वह मानसिक रूप से उन आंकड़ों और रणनीतियों की समीक्षा कर रहा था जो वह प्रस्तुत करने वाला था। हालांकि कुछ असामान्य ने उसका ध्यान खींचा और उसे अपने विचारों से बाहर निकाल दिया। सड़क के कोने पर एक इमारत की दीवार के सहारे उसने एक युवा महिला को देखा। उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे। उसके उलझे बालों ने आंशिक रूप से उसके चेहरे को छिपा रखा था। वह स्पष्ट रूप से कांप रही थी, ठंड से बचने के लिए खुद को गले लगाए हुए। यह दृश्य वित्तीय जिले के विलासिता और समृद्धि के माहौल से तीव्र विरोधाभास था। आदित्य रुक गया, अपने अंदर उठी करुणा की भावना से आश्चर्यचकित। युवती की कापती आकृति में कुछ ऐसा था जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। बिना 2 बार सोचे वह उसके पास गया। माफ कीजिए बहन जी, उसने धीरे से कहा। क्या आप ठीक हैं? युवती ने ऊपर देखा। उसकी चमकदार हरी आंखें उसके थके हुए और गंदे चेहरे पर अजीब लग रही थीं। एक पल के लिए आदित्य की सांस रुक गई, उस नजर की तीव्रता से मोहित हो गया। मैं ठीक हूं, उसने फुसफुसाया, एक आवाज में जो उसकी स्पष्ट स्थिति के बावजूद शिक्षित और परिष्कृत लग रही थी। पूछने के लिए धन्यवाद। आदित्य एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर एक आवेग में उसने अपना कश्मीरी ओवरकोट उतारा और उसकी ओर बढ़ाया। कृपया इसे ले लीजिए। ओवरकोट के बिना बाहर रहने के लिए बहुत ठंड है। युवती ने उसे आश्चर्य से देखा और कुछ और भी। क्या जिज्ञासा? प्रशंसा? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, उसने कहा, हालांकि उसकी आंखें ओवरकोट की गर्मी महसूस करने की इच्छा को धोखा दे रही थी। मैं आग्रह करता हूं, आदित्य ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास दफ्तर में एक और है। अभी आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद युवती ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और ओवरकोट ले लिया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, खुद को कोट में लपेटते हुए। आप बहुत दयालु हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। युवती को अपने ओवरकोट में लिपटा देखकर अनजाने में संतुष्ट महसूस कर रहा था। अपना ख्याल रखिएगा, उसने कहा, बैंक की ओर अपना रास्ता जारी रखने से पहले। हालांकि जैसे जैसे वह दूर जा रहा था, वह पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखे बिना नहीं रह सका। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि युवती भी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय भाव था। उनकी नजरें एक क्षण के लिए मिलीं और आदित्य ने एक अजीब सा कनेक्शन महसूस किया, जैसे कि उसने अभी एक महत्वपूर्ण क्षण का अनुभव किया हो, बिना यह समझे कि क्यों। अपने विचारों को साफ करने के लिए सिर हिलाते हुए आदित्य बैंक में प्रवेश किया, यह नहीं जानते हुए कि यह छोटी सी मुलाकात उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस बीच युवती, जिसका नाम प्रिया सिंह था, आदित्य की आकृति को भीड़ में गायब होते हुए देख रही थी। कांपते हुए हाथों से वह महंगे ओवरकोट को पकड़े हुए थी, उसकी महंगी कोलोन की सुगंध को सूंघते हुए और कपड़े की मुलायमत को अपनी त्वचा पर महसूस करते हुए। प्रिया वह नहीं थी जो वह दिखाई दे रही थी। गरीबी और असहायता के इस ढोंग के पीछे भारत की सबसे अमीर वारिसों में से एक छिपी हुई थी। सिंह परिवार की एकमात्र संतान, जो एक व्यावसायिक साम्राज्य के मालिक थे, प्रिया ने कम भाग्यशाली लोगों की वास्तविकता को समझने के लिए सड़कों पर रहने का एक सामाजिक प्रयोग करने का फैसला किया था। जो 1 सप्ताह की परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, वह 1 महीने तक चल गया था। प्रिया ने एक पूरी तरह से नई दुनिया की खोज की थी, जो कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन साथ ही एक कच्ची और वास्तविक मानवता से भी भरी थी जिसका उसने अपने विशेषाधिकारों के बुलबुले में कभी अनुभव नहीं किया था। और अब इस उदार अजनबी के साथ यह मुलाकात उसे गहराई से प्रभावित कर गई थी।
सड़कों पर बिताए अपने महीने में किसी ने भी उसके साथ इतनी दयालुता और सम्मान से व्यवहार नहीं किया था। आदित्य की गर्म आंखों और उसकी वास्तविक मुस्कान की छवि उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। प्रिया धीरे धीरे उठी, अभी भी ओवरकोट में लिपटी हुई। वह जानती थी कि उसका प्रयोग समाप्त होने वाला था। जल्द ही उसे अपने विलासिता और जिम्मेदारियों के जीवन में वापस लौटना होगा। लेकिन कुछ उसके अंदर बदल गया था, और उस बदलाव का एक नाम और चेहरा था, उस आदमी का जिसने बिना 2 बार सोचे उसे अपना ओवरकोट दे दिया था। अपनी नजर में एक नया संकल्प लेकर प्रिया चलने लगी। उसे उस आदमी को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी, और शायद इस प्रक्रिया में यह पता लगाना कि क्या वह कनेक्शन जो उसने महसूस किया था अजनबियों के बीच दयालुता के एक साधारण क्षण से कहीं अधिक था। इंटरनेशनल बैंक की आखिरी मंजिल पर अपने कार्यालय में आदित्य अपने सामने रखे दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बार बार हरी आंखों वाली युवती की ओर लौट रहा था। वह उसके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ पा रहा था। उसकी नजर में कुछ ऐसा था, कमजोरी और ताकत का मिश्रण, जो उसे आकर्षित कर रहा था। मेहता साहब, उसके सहायक की आवाज ने उसे अपने विचारों से बाहर निकाला। निवेशक बैठक के लिए यहां हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, अपनी कुर्सी पर सीधा होकर और अपनी टाई को ठीक करते हुए। व्यापार और वित्त की वास्तविकता में वापस लौटने का समय था। हालांकि जैसे जैसे वह बोर्ड रूम की ओर बढ़ रहा था, वह अपने आप को यह सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या वह उस रहस्यमय युवती को फिर कभी देखेगा। जो आदित्य नहीं जानता था वह यह था कि नियति ने उसके और प्रिया के लिए बहुत अलग योजनाएं बनाई थीं। उनके रास्ते फिर से मिलने के लिए नियत थे, और जब ऐसा होगा तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। निवेशकों के साथ बैठक सुचारू रूप से चली। आदित्य ने अपनी सामान्य वाक्पटुता और व्यावसायिकता के साथ बैंक की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया, उपस्थित लोगों को अपने आंकड़ों के ज्ञान और रणनीतिक दृष्टि से प्रभावित करते हुए। हालांकि चुप्पी के क्षणों में उसका मन अनिवार्य रूप से उस सुबह की घटना की ओर लौट जाता था। दिन के अंत में जब वह घर जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, आदित्य को एहसास हुआ कि वह उस ओवरकोट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जिसे उसने दान कर दिया था। उसने खुद को मुस्कुराते हुए सोचा कि कम से कम यह एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होगा। वह बैंक से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार जो भूमिगत गैरेज में खड़ी थी। जैसे जैसे वह मुंबई के एक्सक्लूसिव वर्ली सीफेस इलाके में अपने पेंटहाउस की ओर गाड़ी चला रहा था, आदित्य उस दिन की सरियलिस्टिक प्रकृति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। एक तरफ उसने अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण सौदों में से एक को अंजाम दिया था। दूसरी ओर वह एक अजनबी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था जिसे उसने केवल कुछ मिनटों के लिए देखा था। अपनी इमारत पहुंचने पर दरबान ने उसे झुककर अभिवादन किया। शुभ संध्या मेहता साहब। सब ठीक है? हाँ रमेश, सब ठीक है, आदित्य ने ध्यानमग्न होकर जवाब दिया। शुभ रात्रि। अपने अपार्टमेंट में आदित्य ने खुद के लिए एक व्हिस्की परोसी और बालकनी पर चला गया। वहां से वह शहर की रोशनियों को जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ देख सकता था। आमतौर पर यह दृश्य उसे शक्ति और संतुष्टि की भावना से भर देता था। उसने जहां था वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी, शून्य से अपना भाग्य बनाया था। हालांकि उस रात जब वह शहर को देख रहा था, आदित्य बेचैन महसूस कर रहा था। वह अब कहां होगी? क्या वह सुरक्षित होगी? गर्म? उसने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को दूर करने की कोशिश करते हुए। एक अजनबी के बारे में इतना चिंतित होना मूर्खतापूर्ण था। कल एक नया दिन होगा और निश्चित रूप से वह इस सारी बात को भूल जाएगा। लेकिन नियति की अन्य योजनाएं थीं। अगली सुबह प्रिया उस छोटे से हॉस्टल में जल्दी उठ गई जहां वह रह रही थी। उसने फैसला किया था कि अब उसके सामान्य जीवन में लौटने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले उसके पास एक मिशन था, ओवरकोट वाले आदमी को खोजना और उसे उसका उदार उपहार वापस करना। उसने एक बैकपैक में रखे साफ कपड़े पहने, फिर से उस प्रिया सिंह में बदल गई जिसे दुनिया जानती थी, शालीन, परिष्कृत और आत्मविश्वास से भरी। हालांकि उसके अंदर कुछ बदल गया था। सड़कों पर बिताया उसका महीना और आदित्य के साथ उसकी मुलाकात ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी।
ओवरकोट को सावधानीपूर्वक अपनी बाहों में समेटे हुए प्रिया वित्तीय जिले की ओर बढ़ी। उसे पता नहीं था कि वह आदित्य को कैसे खोजेगी, लेकिन वह कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्प। आदित्य ने अपनी सामान्य वाक्पटुता और व्यावसायिकता के साथ बैंक की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया, अपनी संख्याओं और रणनीतिक दृष्टि के प्रभुत्व से उपस्थित लोगों को प्रभावित करते हुए। हालांकि चुप्पी के क्षणों में उसका मन अनिवार्य रूप से उस सुबह की घटना की ओर लौट आता था। दिन के अंत में जब वह घर जाने के लिए अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, आदित्य को एहसास हुआ कि वह उस ओवरकोट के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जो उसने दान कर दिया था। उसने खुद को मुस्कुराते हुए सोचा कि कम से कम यह एक अच्छे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा होगा। वह बैंक से बाहर निकला और अपनी कार की ओर बढ़ा, एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार जो अंडरग्राउंड गैरेज में पार्क की गई थी। जब वह मुंबई के एक्सक्लूसिव वर्ली सीफेस इलाके में अपने पेंटहाउस की ओर ड्राइव कर रहा था, आदित्य उस दिन की अवास्तविकता के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। एक और उसने अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण सौदों में से एक को अंतिम रूप दिया था। दूसरी ओर वह एक अजनबी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था जिसे उसने केवल कुछ मिनटों के लिए देखा था। अपनी इमारत पहुंचने पर द्वारपाल ने उसे झुककर अभिवादन किया। शुभ संध्या मेहता साहब। सब ठीक है? हाँ रामू, सब ठीक है, आदित्य ने ध्यानमग्न होकर जवाब दिया। शुभ रात्रि। अपने अपार्टमेंट में आदित्य ने खुद के लिए एक व्हिस्की परोसी और बालकनी पर चला गया। वहां से वह शहर की रोशनी को जहां तक नजर जाती थी फैली हुई देख सकता था। आमतौर पर यह दृश्य उसे शक्ति और संतुष्टि की भावना से भर देता था। उसने जहां था वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी, शून्य से अपना भाग्य बनाया था। हालांकि उस रात जब वह शहर को देख रहा था, आदित्य बेचैन महसूस कर रहा था। वह अब कहां होगी? क्या वह सुरक्षित होगी? गर्म? उसने अपना सिर हिलाया, इन विचारों को दूर करने की कोशिश करते हुए। किसी अजनबी के बारे में इतना चिंतित होना मूर्खतापूर्ण था। कल एक नया दिन होगा और निश्चित रूप से वह इस सारी बात को भूल जाएगा। लेकिन नियति की अन्य योजनाएं थीं। अगली सुबह प्रिया उस छोटे से हॉस्टल में जल्दी उठ गई जहां वह रुकी हुई थी। उसने फैसला किया था कि अपने सामान्य जीवन में वापस लौटने का समय आ गया था, लेकिन इससे पहले उसके पास एक मिशन था, ओवरकोट वाले आदमी को ढूंढना और उसके उदार उपहार को लौटाना। उसने अपने बैग में रखे साफ कपड़े पहने, फिर से उस प्रिया सिंह में बदल गई जिसे दुनिया जानती थी, सुरुचिपूर्ण, परिष्कृत और आत्मविश्वास से भरी। हालांकि उसके अंदर कुछ बदल गया था। सड़कों पर बिताया गया उसका महीना और आदित्य के साथ उसकी मुलाकात ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। ध्यान से तय किए गए ओवरकोट को अपनी बाहों में लिए प्रिया व्यावसायिक जिले की ओर चल पड़ी। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह आदित्य को कैसे ढूंढेगी, लेकिन वह कोशिश करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इस बीच आदित्य बैंक पहुंच रहा था। उसका मन अभी भी पिछले दिन की घटनाओं से विचलित था। वह अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि वह लगभग एक सुंदर युवती से टकरा गया जो बैंक के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी। माफ कीजिए, उसने बुदबुदाते हुए कहा, ऊपर देखते हुए। और फिर दुनिया जैसे रुक गई। उसके सामने वही हरी आंखों वाली युवती थी जिससे वह पिछले दिन मिला था, लेकिन पूरी तरह से बदली हुई। अब वह गंदे और फटे कपड़े नहीं पहने थी, बल्कि एक सुंदर ड्रेस और डिजाइनर जूते पहने थी। उसके बाल, जो पहले उलझे हुए थे, अब उसके कंधों पर मुलायम लहरों में गिर रहे थे। तुम? आदित्य ने आश्चर्य से कहा। प्रिया मुस्कुराई, उसकी आंखें घबराहट और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थी। हाँ, मैं हूं। मैं यह वापस करने आई थी, उसने कहा, ओवरकोट उसकी ओर बढ़ाते हुए। आदित्य ने मशीनी रूप से ओवरकोट ले लिया, उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। मैं नहीं समझता, उसने अंततः कहा। यह एक लंबी कहानी है, प्रिया ने जवाब दिया। शायद हम एक कॉफी पी सकते हैं और मैं आपको सब कुछ समझा सकती हूं। आदित्य ने अपनी घड़ी देखी। उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक आधे घंटे में थी, लेकिन उस क्षण इस महिला के रहस्य को सुलझाने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं लगा। बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं यहां पास में एक बढ़िया जगह जानता हूं। जैसे जैसे वे कॉफी शॉप की ओर चलने लगे,
आदित्य चोरी चोरी प्रिया को देख नहीं पा रहा था। यह महिला वास्तव में कौन थी और वह क्यों महसूस कर रहा था कि उसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला था? जो दोनों में से कोई नहीं जानता था वह यह था कि वह कॉफी एक ऐसी कहानी की शुरुआत को चिह्नित करेगी जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। प्यार, रहस्यों और खोजों की एक कहानी जो उन्हें अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में जो कुछ भी वे जानते थे उस पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगी। जैसे ही वे एलीट कैफे के एक कोने की मेज पर बैठे, आदित्य और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे, हर एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहा था। ताजा बनी कॉफी की सुगंध हवा में भर गई थी, लेकिन उनके बीच का तनाव स्पष्ट था। तो आदित्य ने चुप्पी तोड़ते हुए शुरुआत की, तुम वास्तव में कौन हो? प्रिया ने गहरी सांस ली। सच बताने का समय आ गया था। मेरा नाम प्रिया सिंह है, उसने कहा, सावधानी से आदित्य की प्रतिक्रिया देखते हुए। और हां, मैं वही प्रिया सिंह हूं। आदित्य की आंखें नाम पहचानते ही फैल गईं। सिंह परिवार भारतीय व्यापार जगत में लगभग राजघराने के समान था। लेकिन कैसे? तुम क्यों थीं सड़क पर? प्रिया ने एक उदास मुस्कान के साथ पूरा किया। यह जटिल है। देखो, 1 महीने पहले मैंने एक प्रयोग करने का फैसला किया, ऐसा कह सकते हैं। मैं समझना चाहती थी कि कम भाग्यशाली लोग वास्तव में कैसे रहते हैं। इसलिए मैंने अपना विलासिता का जीवन छोड़ दिया और सड़कों पर रहने चली गई। आदित्य आश्चर्य और प्रशंसा के मिश्रण के साथ सुन रहा था। यह अविश्वसनीय है, उसने अंततः कहा, लेकिन खतरनाक भी। तुमने ऐसा जोखिम क्यों उठाया? प्रिया ने कंधे उचकाए। मैंने अपना पूरा जीवन विशेषाधिकारों के बुलबुले में बिताया है। मैं वास्तविक दुनिया देखना चाहती थी, लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहती थी। और मुझे कहना होगा कि यह एक ऐसा अनुभव रहा है जिसने मेरा जीवन बदल दिया है। और फिर मैं आया और तुम्हारा प्रयोग खराब कर दिया, आदित्य ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। प्रिया हंसी, एक ऐसी आवाज जिसने आदित्य के दिल को उछाल दिया। तुमने इसे खराब नहीं किया, उसने धीरे से कहा। वास्तव में तुम पूरे अनुभव का सबसे अच्छा हिस्सा थे। तुम्हारा दया का कार्य, यह लंबे समय में मेरे द्वारा अनुभव की गई सबसे वास्तविक चीज थी। उनकी नजरें मिलीं और एक पल के लिए दुनिया उनके चारों ओर से गायब हो गई। उनके बीच एक अनिवार्य कनेक्शन था, कुछ ऐसा जो उनकी मुलाकात की असाधारण परिस्थितियों से परे था। मैं, आदित्य ने शुरू किया, लेकिन उसके फोन की आवाज ने उसे बाधित कर दिया। उसने स्क्रीन देखी और भौहें सिकोड़ी। माफ कीजिए, यह बैंक से है। मुझे उठाना होगा। जब आदित्य कॉल लेने के लिए उठा तो प्रिया ने उसे देखा, भावनाओं के मिश्रण को महसूस करते हुए। एक तरफ वह अपनी पहचान के बारे में ईमानदार होने पर राहत महसूस कर रही थी। दूसरी ओर वह डर रही थी कि यह खुलासा आदित्य के उसे देखने के तरीके को बदल देगा। जब आदित्य मेज पर वापस आया तो उसका चेहरा गंभीर था। माफ करना, प्रिया। बैंक में एक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे जाना होगा। ओह, प्रिया ने अपनी निराशा छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। बिल्कुल, मैं समझती हूं। कर्तव्य पुकार रहा है। आदित्य ने उसे कुंठा और लालसा के मिश्रण के साथ देखा। प्रिया, मैं इस बातचीत को जारी रखना चाहूंगा। क्या हम फिर से मिल सकते हैं? शायद। आज रात डिनर पर प्रिया का चेहरा एक मुस्कान से चमक उठा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने नंबर का आदान प्रदान किया और आदित्य जल्दी से बाहर निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने प्रिया को एक आखिरी नजर डाली। उसने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल एक ऐसी भावना के साथ धड़क रहा था जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। उस रात मुंबई के सबसे एक्सक्लूसिव रेस्तरां में से एक में आदित्य घबराहट के साथ प्रिया के आने का इंतजार कर रहा था। उसने शहर के दृश्य के साथ एक निजी मेज आरक्षित की थी, उसे प्रभावित करना चाहते हुए। हालांकि उसका एक हिस्सा सोच रहा था कि क्या यह वास्तव में प्रिया सिंह जैसे किसी व्यक्ति के साथ आवश्यक था। जब वह पहुंची, आदित्य की सांस रुक गई। प्रिया एक काले रंग की पोशाक में चमक रही थी जो उसके पतले आकार को उभारती थी। उसके बाल उसके कंधों पर मुलायम लहरों में गिर रहे थे और उसकी हरी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थी।
तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, आदित्य ने कहा, धीरे से उसके गाल को चूमते हुए। प्रिया हल्के से लाल हो गई। धन्यवाद। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वे बैठ गए और ऑर्डर दिया। आसान और स्वाभाविक बातचीत में पड़ गए। उन्होंने अपने काम, अपने जुनून, अपने सपनों के बारे में बात की। आदित्य ने उसे बताया कि कैसे उसने शून्य से अपना करियर बनाया था, वित्तीय दुनिया में वर्ग पूर्वाग्रहों के खिलाफ लड़ते हुए। प्रिया ने परिवार के व्यवसाय के भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं और दुनिया में वास्तविक बदलाव लाने की अपनी इच्छा को साझा किया। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच एक गहरा कनेक्शन था, कुछ ऐसा जो शारीरिक आकर्षण या परस्पर रुचि से परे था। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दूसरे को पूरे जीवन से जानते थे, जैसे उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचानती थीं। तुम जानते हो, प्रिया ने कहा जब वे डेजर्ट का आनंद ले रहे थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा सा प्रयोग मुझे तुम जैसे किसी से मिलवाएगा। आदित्य मुस्कुराया, मेज पर उसका हाथ लेते हुए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि दया का एक साधारण कार्य मेरे जीवन को इस तरह बदल देगा। उनकी नजरें मिली, भावना और वादे से भरी हुई। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि क्षण उन्हें एक चुंबन की ओर ले जाएगा, प्रिया का फोन जोर से बजने लगा। एक माफी मांगने वाले इशारे के साथ प्रिया ने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा तुरंत चिंता में बदल गया। माफ कीजिए, मुझे उठाना होगा। यह मेरे पिता हैं। आदित्य ने सिर हिलाया, देखते हुए कि प्रिया निजी तौर पर कॉल लेने के लिए उठ गई। जब वह इंतजार कर रहा था, वह एक बेचैनी की भावना को रोक नहीं पाया। उनकी अलग अलग दुनियाओं की वास्तविकता उनके लिए क्या मायने रखेगी? जब प्रिया लौटी तो उसका चेहरा पीला और तनावग्रस्त था। आदित्य, मुझे बहुत खेद है, लेकिन मुझे जाना होगा। एक पारिवारिक आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या सब ठीक है? आदित्य ने चिंतित होकर पूछा, खड़े होते हुए। प्रिया ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मेरे पिता ने मुझे विवरण नहीं दिए, लेकिन वे बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे तुरंत घर जाना होगा। बिल्कुल, आदित्य ने कहा। मुझे तुम्हें छोड़ने दो। जरूरी नहीं, प्रिया ने शुरू किया, लेकिन आदित्य ने उसे धीरे से टोका। मैं आग्रह करता हूं। मैं तब तक शांत नहीं हो पाऊंगा जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो। प्रिया ने उसे कृतज्ञता से देखा और सिर हिलाया। जैसे ही वे जल्दबाजी में रेस्तरां से बाहर निकले, आदित्य यह सोचे बिना नहीं रह सका कि जीवन कितनी जल्दी बदल सकता है। 48 घंटों से भी कम समय में यह महिला उसके जीवन में प्रवेश कर गई थी और अब वह एक ऐसे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता था जिसमें वह न हो। आदित्य की कार में यात्रा तनावपूर्ण और शांत रही। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, अपने विचारों में खोई हुई, जबकि आदित्य उसकी ओर चिंतित नजरें डाल रहा था। जब वे सिंह परिवार के भव्य बंगले पर पहुंचे तो प्रिया उसकी ओर मुड़ी। सब कुछ के लिए धन्यवाद, आदित्य। आज की रात खास थी। मेरे लिए भी, उसने जवाब दिया, उसका हाथ पकड़ते हुए। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें अब जो कुछ भी हो रहा है उससे निपटना है, लेकिन क्या हम फिर से मिल सकते हैं? प्रिया मुस्कुराई, अपनी आंखों में चिंता के बावजूद। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं जल्द ही तुम्हें कॉल करूंगी, मैं वादा करती हूं। हाथों की एक अंतिम दबाव के साथ प्रिया कार से बाहर निकली और बंगले के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से बढ़ी। आदित्य ने उसे तब तक देखा जब तक वह अंदर गायब नहीं हो गई। उसका दिल आशा और चिंता के मिश्रण से भरा हुआ था। जब वह अपने अपार्टमेंट की ओर वापस ड्राइव कर रहा था, आदित्य प्रिया और उन अजीब घटनाओं की श्रृंखला के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका जिसने उन्हें एक साथ लाया था। उसे लग रहा था कि वह किसी बड़ी चीज के किनारे पर था, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी भी महसूस हो रही थी, जैसे कि नियति इस नवजात बंधन की परीक्षा लेने वाली थी। जो आदित्य नहीं जानता था वह यह था कि सिंह मंशन के अंदर एक संकट विकसित हो रहा था जो न केवल प्रिया के साथ उसके नवजात संबंध को खतरे में डालेगा, बल्कि दोनों परिवारों के भविष्य को भी। नियति ने एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को गति दे दी थी जो उनके प्यार, उनकी वफादारी और उनके सबसे गहरे मूल्यों की परीक्षा लेगी। सिंह मंशन के भव्य पुस्तकालय में प्रिया ने अपने पिता राजेश सिंह को एक तरफ से दूसरी तरफ घबराहट में टहलते हुए पाया। उसकी मां अनीता
एक कुर्सी पर बैठी थी, उसका चेहरा पीला और चिंतित था। पापा, मम्मी, क्या हो रहा है? प्रिया ने पूछा, उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। राजेश रुका और अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में भय और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। प्रिया, बेटा, कृपया बैठ जाओ। हमें कुछ बहुत गंभीर बात करनी है। प्रिया अपनी मां के पास बैठ गई, जिसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, मजबूती से दबाते हुए। कंपनी मुसीबत में है, राजेश ने शुरू किया, उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। गंभीर मुसीबत? हमने पता लगाया है कि हमारे एक प्रमुख साझेदार वर्षों से धन का गबन कर रहा था। नुकसान भारी है। प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। लेकिन कैसे संभव है? क्या हमारे पास नियमित ऑडिट नहीं थे? राजेश ने कड़वाहट से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह साझेदार बहुत चालाक था। वह जटिल लेनदेन की एक श्रृंखला के साथ नुकसान को छिपा रहा था। अब जब सब कुछ सामने आ गया है, हम दिवालिया होने के कगार पर हैं। कुछ तो करना होगा, प्रिया ने कहा, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। हम संपत्तियां बेच सकते हैं, नए निवेशक ढूंढ सकते हैं। हमने सब कुछ पर विचार किया है, अनीता ने बाधा दी, उसकी आवाज भावना से टूटी हुई थी। लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। हमें तुरंत एक समाधान की आवश्यकता है या हम सब कुछ खो देंगे। राजेश अपनी कुर्सी पर भारी होकर बैठ गया, अचानक अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। एक विकल्प है, उसने धीरे से कहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। प्रिया ने अपने पिता को देखा, उसके अंदर भय की भावना बढ़ रही थी। क्या है? राजेश और अनीता ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण नजरों से देखा, इससे पहले कि राजेश जारी रखे। गुप्ता परिवार। उन्होंने हमारी कंपनी के साथ विलय में रुचि व्यक्त की है। उनके वित्तीय समर्थन के साथ हम इस संकट से उबर सकते हैं। प्रिया ने भौहें चढ़ाई। लेकिन गुप्ता परिवार अपनी आक्रामक व्यावसायिक रणनीतियों के लिए जाना जाता है। क्या हम वास्तव में उनके साथ साझेदारी करना चाहते हैं? हमारे पास बहुत विकल्प नहीं हैं, बेटा, अनीता ने धीरे से कहा। लेकिन कुछ और है। राजेश ने जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। गुप्ता परिवार ने विलय के लिए एक शर्त रखी है। वे चाहते हैं कि तुम उनके बेटे विक्रम से शादी करो। प्रिया एक झटके में खड़ी हो गई, उसका चेहरा अविश्वास और भय का मुखौटा बन गया। क्या? आप गंभीरता से बात नहीं कर रहे हैं? हम 21वीं सदी में हैं, भगवान के लिए। वे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं एक व्यावसायिक समझौते के लिए शादी करूंगी। हम जानते हैं, बेटा, अनीता ने कहा, अपनी बेटी को गले लगाने के लिए उठते हुए। और हम तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे अगर यह बिल्कुल आवश्यक न हो। लेकिन इस विलय के बिना हम न केवल कंपनी खो देंगे, हजारों कर्मचारी अपनी नौकरियां खो देंगे। पूरे परिवार हम पर निर्भर हैं। प्रिया ने अपनी मां के आलिंगन से खुद को अलग कर लिया, उसका मन भावनाओं का भंवर था। उसने आदित्य के बारे में सोचा, उस कनेक्शन के बारे में जो उन्होंने इतने कम समय में बनाया था। उसने सड़कों पर बिताए अपने महीने के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में जिनसे वह मिली थी, उन संघर्षों के बारे में जिनका उसने साक्षी बना था। और अब उसके पास हजारों ऐसे लोगों की मदद करने की शक्ति थी, या उन्हें बेरोजगारी और गरीबी की ओर धकेलने की। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, उसने अंततः कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। यह बहुत ज्यादा है। राजेश ने सिर हिलाया, उसका चेहरा अपराध और चिंता का मुखौटा था। हम समझते हैं, बेटा, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुप्ता परिवार अगले कुछ दिनों में जवाब की उम्मीद कर रहा है। प्रिया ने मशीनी रूप से सिर हिलाया और पुस्तकालय से बाहर निकल गई। उसके कदम बंगले की शांति में गूंज रहे थे। वह अपने कमरे की ओर चली गई, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर गई। आखिरकार आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसका फोन एक संदेश के साथ कांपा। यह आदित्य का था, उम्मीद है सब ठीक होगा। मैं तुम्हारे बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा हूं। क्या हम कल मिल सकते हैं? प्रिया ने संदेश को देखा, उसका दिल पारिवारिक कर्तव्य और अपनी इच्छाओं के बीच फट रहा था। वह आदित्य को स्थिति कैसे समझा सकती थी बिना उसे हमेशा के लिए दूर किए। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी,
प्रिया संदेहों और डर के तूफान में उलझी रही। वह जानती थी कि जो निर्णय वह लेगी वह न केवल उसके जीवन को बदल देगा बल्कि कई अन्य लोगों का भी। और इस सब के बीच आदित्य की छवि, उसकी दयालु मुस्कान और वादों से भरी आंखें उसे परेशान करती रहीं। नियति ने उसके सामने एक क्रूर परीक्षा रखी थी और प्रिया को कोई अंदाजा नहीं था कि वह इससे कैसे पार पाएगी। अगली सुबह धूसर और बारिश वाली थी, जैसे मौसम प्रिया के आंतरिक उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रहा था। उसने रात भर जागकर बिताई थी, अपने पारिवारिक कर्तव्य और अपने दिल की इच्छाओं के बीच संघर्ष करते हुए। जब वह नाश्ते के लिए नीचे गई तो उसके माता-पिता डाइनिंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे तनावपूर्ण और चिंतित थे। सुप्रभात बेटा, अनीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। क्या तुम आराम कर पाई? प्रिया ने सिर हिलाया जब वह अपने लिए एक कप चाय बना रही थी। ज्यादा नहीं। मैं कल रात जो कुछ आपने मुझे बताया उसके बारे में सोच रही थी। राजेश ने अपनी पत्नी के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया इससे पहले कि वह बोले। प्रिया, मैं जानता हूं कि हम तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जो भी तुम्हारा फैसला हो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे। प्रिया ने आश्चर्य से अपने पिता को देखा। लेकिन पापा, अगर मैं मना कर दूं तो कंपनी का क्या होगा? राजेश ने भारी सांस ली। हम अन्य विकल्पों की तलाश करेंगे। शायद हमें दिवालिया घोषित करना पड़े और फिर से शुरुआत करनी पड़े। आसान नहीं होगा, लेकिन नहीं, प्रिया ने बीच में टोका, उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं उस सब को बर्बाद नहीं होने दे सकती जिसके लिए आपने काम किया है, और मैं हजारों लोगों के अपनी नौकरियां खोने के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। उसने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि वह जारी रखे। मैं गुप्ता परिवार के प्रस्ताव को स्वीकार करती हूं। अनीता ने एक हिचकी को दबाया जब राजेश अपनी बेटी को गले लगाने के लिए उठा। मेरी बहादुर बेटी, उसने उसके बालों में फुसफुसाया। हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं। प्रिया ने खुद को गले लगाने दिया, आंसुओं से लड़ते हुए जो बहने की धमकी दे रहे थे। उस क्षण उसका फोन एक संदेश के साथ कांपा। यह आदित्य था, लंच के लिए पूछ रहा था। प्रिया ने महसूस किया जैसे उसका दिल दो टुकड़ों में टूट गया हो। मुझे बाहर जाना है, उसने कहा, अपने पिता के आलिंगन से अलग होते हुए। कुछ है जो मुझे करना है। आदित्य उत्सुकता से उसी कैफे में इंतजार कर रहा था जहां उन्होंने अपनी पहली वास्तविक बातचीत की थी। जब उसने प्रिया को अंदर आते देखा तो उसका चेहरा एक मुस्कान से चमक उठा जो जल्दी ही गायब हो गई जब उसने प्रिया के गंभीर चेहरे को देखा। प्रिया, क्या हुआ है? उसने पूछा, उसका अभिवादन करने के लिए खड़े होते हुए। प्रिया बैठ गई, उसकी नजर से बचते हुए। आदित्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। भारी दिल के साथ प्रिया ने उसे सब कुछ बता दिया। उसके परिवार का वित्तीय संकट, गुप्ता परिवार का प्रस्ताव, उसका निर्णय व्यवस्थित विवाह स्वीकार करने का। हर शब्द के साथ वह देख सकती थी कि कैसे आदित्य की आंखों में चमक बुझ रही थी, दर्द और अविश्वास के मिश्रण से बदल रही थी। तुम गंभीरता से बात नहीं कर सकती, आदित्य ने बोला जब वह समाप्त कर चुकी थी। प्रिया, हम मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ खास है। तुम इसे एक व्यावसायिक समझौते के लिए नहीं फेंक सकती, प्रिया ने आंसुओं से लड़ते हुए कहा, जो बहनी की धमकी दे रहे थे। यह सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता नहीं है, आदित्य। यह हजारों जीवन हैं जो इस निर्णय पर निर्भर करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत खुशी को इससे ऊपर कैसे रख सकती हूं? आदित्य ने टेबल पर उसके हाथ पकड़ लिए। कोई और रास्ता होना चाहिए। मुझे मदद करने दो। मेरे बैंक में संपर्क हैं, शायद हम कोई समाधान ढूंढ सकें। एक पल के लिए प्रिया ने खुद को विश्वास करने की अनुमति दी कि यह संभव था, लेकिन फिर उसे अपने पिता की आंखों में गंभीरता याद आई। समय नहीं है, आदित्य। गुप्ता परिवार तुरंत जवाब की उम्मीद कर रहा है। अगर हम अभी स्वीकार नहीं करते तो वे अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे। तो उन्हें और समय दो, आदित्य ने जोर दिया। उनसे कुछ और दिन मांगो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा, यह मैं वादा करता हूं। प्रिया ने उसे देखा, उसका दिल आशा और कर्तव्य के बीच फटा हुआ था। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं कुछ वादा नहीं कर सकती। वे एक तनावपूर्ण आलिंगन के साथ अलग हुए।
प्रत्येक अपने स्वयं के विचारों और भय में डूबा हुआ। जैसे ही प्रिया दूर जा रही थी, आदित्य ने उसे देखा, उसे बिना लड़े खोने के लिए दृढ़ संकल्पित। गुप्ता मंशन में विक्रम, परिवार का बड़ा बेटा, बढ़ती चिड़चिड़ाहट के साथ अपने पिता राकेश के निर्देशों को सुन रहा था। याद रखो बेटे, राकेश ने अपने शानदार कार्यालय में चलते हुए कहा, यह विवाह हमारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सिंह परिवार को अपने नियंत्रण में लेकर हम अजेय हो जाएंगे। विक्रम ने भौहें चढ़ाई। पिताजी, क्या यह सब वास्तव में आवश्यक है? हम बस सिंह कंपनी को खरीद सकते हैं जब वे दिवालिया घोषित हो जाएंगे। राकेश ने रुककर अपने बेटे को तिरस्कार से देखा। और सिंह परिवार को हमारे ऋणी रहने का मौका खो दें? नहीं बेटे, यह विवाह हमें बहुत अधिक देगा, केवल वित्तीय संपत्तियों से। यह हमें शक्ति, प्रभाव देगा। लेकिन मैं इस लड़की को जानता भी नहीं। प्रिया, विक्रम ने विरोध किया। तुम जल्द ही उससे मिलोगे, राकेश ने एक ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। और तुम जो कुछ भी करना पड़े करोगे ताकि वह तुमसे प्यार कर सके, समझे? विक्रम ने अनिच्छा से सिर हिलाया। हाँ पिताजी। इस बीच शहर के दूसरी ओर आदित्य अपने बैंक के कार्यालय में जल्दी से प्रवेश कर रहा था। उसके पास एक मिशन था और वह इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसने अगले कई घंटे कॉल करते, दस्तावेजों की समीक्षा करते, सिंह कंपनी को व्यवस्थित विवाह की आवश्यकता के बिना बचाने का एक तरीका निराशा से खोजते हुए बिताए। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, आदित्य को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। सिंह परिवार की स्थिति प्रिया ने उसे बताई थी, उससे भी बदतर थी। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। हर बाधा के साथ जो उसे मिली, उसका संकल्प बढ़ता गया। इस बीच प्रिया उस डिनर के लिए तैयार हो रही थी जिसमें वह आधिकारिक तौर पर विक्रम गुप्ता से मिलने वाली थी। उसने अपने आप को आईने में देखा। उस महिला को मुश्किल से पहचान पा रही थी जो उसे वापस देख रही थी। वह एक सुंदर काली पोशाक पहने थी, उसके बाल एक परिष्कृत बन में बंधे थे, लेकिन उसकी आंखें बुझी हुई थीं, उस चमक से रहित जो आदित्य ने उसमें जगाई थी। समय हो गया है बेटा, अनीता ने कमरे में झांकते हुए कहा। गुप्ता परिवार पहुंच गया है। प्रिया ने सिर हिलाया, अपनी मां का अनुसरण करने से पहले एक गहरी सांस लेते हुए। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, उसका फोन आदित्य के एक संदेश के साथ कांपा। हार मत मानो, मैं एक समाधान पर काम कर रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वे आखिरी दो शब्द प्रिया के दिल को उछाल देने वाले थे। वह इसे कैसे जारी रख सकती थी जानते हुए कि आदित्य उससे प्यार करता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विकल्पों पर विचार कर सकती, वह खुद को विक्रम गुप्ता के सामने सामने पा रही थी। प्रिया, विक्रम ने कहा, उसका हाथ लेकर नरमी से चूमते हुए। आखिरकार आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रिया ने एक मुस्कान को मजबूर किया, दोनों परिवारों की उम्मीद भरी नजरों के प्रति सचेत। खुशी मेरी है विक्रम। जैसे ही वे डाइनिंग रूम की ओर बढ़े, प्रिया आदित्य और उसके एक समाधान खोजने के वादे के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। क्या यह संभव होगा, या वह एक व्यर्थ आशा से चिपक रही थी? डिनर एक मुश्किल से छिपी तनाव के माहौल में बीता। राकेश गुप्ता बातचीत पर हावी था, विलय के लाभों और उनके सामने मौजूद उज्जवल भविष्य के बारे में बात कर रहा था। प्रिया ने मुश्किल से अपने खाने को छुआ, अपने कर्तव्य और अपनी सच्ची इच्छाओं के बीच विभाजित। अचानक बटलर जल्दी से डाइनिंग रूम में प्रवेश किया। क्षमा करें इस व्यवधान के लिए, उसने कहा, राजेश सिंह की ओर मुड़ते हुए। साहब, दरवाजे पर कोई है जो आपसे मिलने पर जोर दे रहा है। वह कहता है कि यह अत्यंत जरूरी है। राजेश ने भौहें चढ़ाई। कौन है? एक मेहता साहब। वह कहते हैं कि उनके पास कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। प्रिया एक झटके में खड़ी हो गई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आदित्य, वह फुसफुसाई। राकेश गुप्ता ने राजेश को संदेह से देखा। यह मेहता कौन है और हमारे मामलों से उसका क्या लेना देना है? इससे पहले कि राजेश जवाब दे पाता, आदित्य डाइनिंग रूम में घुस आया। उसका चेहरा जल्दबाजी और उत्तेजना से लाल था। सिंह साहब, प्रिया, मुझे इस अनधिकृत प्रवेश के लिए माफ कीजिए, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी। मैंने एक समाधान खोज लिया है। सभी की नजरें आदित्य पर टिक गईं, कुछ आश्चर्य से, कुछ चिड़चिड़ाहट से।
प्रिया उसे आशा और भय के मिश्रण के साथ देख रही थी। आप कौन हैं भला? राकेश गुप्ता गर्जा, अपनी कुर्सी से उठते हुए। आदित्य ने खुद को सीधा किया, राकेश की क्रोधित नजर का सामना करते हुए। मैं आदित्य मेहता हूं, इंटरनेशनल बैंक का कार्यकारी उपाध्यक्ष। और मेरे पास एक प्रस्ताव है जो सिंह कंपनी को इस विलय की आवश्यकता के बिना बचा सकता है। डाइनिंग रूम आवाजों के कोलाहल में फट पड़ा। राकेश गुप्ता आदित्य को बाहर निकालने की मांग कर रहा था। विक्रम दृश्य को राहत और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देख रहा था और सिंह परिवार आदित्य को आशा और संदेह के मिश्रण के साथ देख रहा था। कोलाहल के बीच प्रिया और आदित्य की नजरें मिली। उस क्षण दोनों जानते थे कि चाहे जो भी हो, उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। नियति ने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति दे दी थी जो उनके प्यार, उनकी वफादारी और उनके सबसे गहरे मूल्यों की परीक्षा लेगी। और इस प्रकार आदित्य के अप्रत्याशित आगमन के साथ वह डिनर जो दो परिवारों के भाग्य को मुहर लगाने वाला था, एक नाटक का मंच बन गया जो अभी अभी विकसित होना शुरू हो रहा था। पत्ते मेज पर रख दिए गए थे और अब यह देखना था कि इस शक्ति, धन और प्यार के खेल में किसके पास विजयी हाथ होगा। सिंह मंशन का डाइनिंग रूम एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। राकेश गुप्ता क्रोध से लाल चेहरे के साथ आदित्य मेहता का सामना कर रहा था, जो स्पष्ट तनाव के बावजूद एक प्रत्यक्ष शांति बनाए हुए था। आप कैसे हिम्मत करते हैं इस तरह घुसपैठ करने की? राकेश चिल्लाया। यह एक निजी बैठक है, राजेश सिंह प्रारंभिक आश्चर्य से उबरते हुए दृढ़ आवाज में हस्तक्षेप किया। राकेश, कृपया। मुझे लगता है कि हमें मेहता साहब की बात सुननी चाहिए। प्रिया दिल तेजी से धड़कते हुए आदित्य से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। क्या वह वास्तव में एक समाधान खोज पाया था या वह केवल अपरिहार्य को टाल रहा था? आदित्य राजेश को एक इशारे से मौन धन्यवाद देते हुए अपने ब्रीफकेस से एक फोल्डर निकाला। सिंह साहब, आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के बाद मैंने एक पुनर्गठन योजना विकसित की है जो इसे विलय की आवश्यकता के बिना बचा सकती है। राकेश ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। एक पुनर्गठन योजना? कुछ घंटों में? मुझे हंसाइए मत, युवा। लेकिन आदित्य डरा नहीं। शांति से उसने अपनी योजना समझानी शुरू की। ऋण के पुनर्वित्तीयन, गैर आवश्यक संपत्तियों की बिक्री और इंटरनेशनल बैंक से एक ब्रिज लोन का संयोजन। जैसे जैसे वह बोलता गया, राजेश की आंखों में आशा की एक चिंगारी चमकने लगी। यह काम कर सकता है, राजेश ने बुदबुदाया, आदित्य द्वारा लाए गए दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए। राकेश देखते हुए कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर जा रही थी, नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। राजेश, मूर्ख मत बनो। यह योजना एक कल्पना है। हमारा प्रस्ताव ही एकमात्र व्यवहार्य विकल्प है। लेकिन अनीता सिंह, जो अब तक चुप थी, नरम लेकिन दृढ़ आवाज में बोली। मुझे लगता है कि हमें मेहता साहब के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिरकार हमारी बेटी का भविष्य दांव पर है। प्रिया ने अपनी मां को कृतज्ञता से देखा, गले में एक गांठ महसूस करते हुए। इस संकट की शुरुआत के बाद से पहली बार उसे लगा कि उसके पास एक वास्तविक विकल्प था। विक्रम गुप्ता, जिसने पूरे दृश्य को बढ़ती बेचैनी के साथ देखा था, अंत में हस्तक्षेप किया। पिताजी, शायद हमें। लेकिन राकेश ने उसे एक क्रोधित नजर से चुप करा दिया। चुप रहो, विक्रम। बड़े लोग बात कर रहे हैं। सिंह परिवार की ओर मुड़ते हुए उसकी आवाज ने एक धमकी भरा लहजा अपनाया। अच्छी तरह से सोच लो। हमारे प्रस्ताव की एक समय सीमा है। अगर तुम अभी स्वीकार नहीं करते तो यह हमेशा के लिए वापस ले लिया जाएगा। राजेश और अनीता ने एक अर्थपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया। अंत में राजेश खड़ा हुआ। राकेश, हम आपके प्रस्ताव की सराहना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने सभी विकल्पों पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है। राकेश अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा मुश्किल से नियंत्रित क्रोध का मुखौटा बन गया। तुम एक गंभीर गलती कर रहे हो। चलो, विक्रम। जैसे ही गुप्ता परिवार जा रहा था, विक्रम ने प्रिया पर एक अंतिम नजर डाली। एक क्षण के लिए उनकी आंखें मिलीं और प्रिया ने उनमें राहत और कृतज्ञता का मिश्रण देखा। गुप्ता परिवार के जाने के बाद डाइनिंग रूम एक तनावपूर्ण सन्नाटे में डूब गया। आदित्य,
इस बात से अवगत कि उसने एक पारिवारिक क्षण में घुसपैठ की थी, माफी मांगने लगा। सिंह साहब, मुझे अपनी घुसपैठ के लिए बहुत खेद है। मैं। लेकिन राजेश ने उसे बाधित किया, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। माफी मत मांगिए मेहता साहब। आपने हमें आशा दी है जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। प्रिया अपने आप को और रोक न पाते हुए आदित्य के पास आई। कैसे तुमने यह किया? आदित्य ने उसे प्यार और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ देखा। मैं तुम्हें बिना लड़े नहीं जाने दे सकता था, प्रिया। मैंने पिछले कुछ घंटों में धरती आकाश एक कर दिया। एक समाधान खोजने के लिए अनीता अपनी बेटी और आदित्य के बीच के आदान प्रदान को देखते हुए धीरे से हस्तक्षेप की। मुझे लगता है कि हम सभी को आराम करने और जो कुछ हुआ है उस पर विचार करने की जरूरत है। मेहता साहब, क्या आप कल अपने प्रस्ताव के विवरण पर चर्चा करने के लिए वापस आ सकते हैं? आदित्य ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। बिल्कुल सिंह साहिबा, मैं सुबह पहली फुर्सत में यहां हूंगा। जैसे ही आदित्य विदा ले रहा था, प्रिया उसे दरवाजे तक पहुंचाने गई। अपने माता पिता की सुनने की सीमा से बाहर प्रिया खुद को और नहीं रोक पाई। आदित्य, मुझे नहीं पता कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। उसने अपने हाथों में उसके हाथ ले लिए। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है प्रिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। उनकी नजरें मिली, भावना और वादे से भरी हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वे चुंबन करने वाले थे, लेकिन आदित्य ने खुद को रोक लिया, नाजुक स्थिति के प्रति सचेत। आराम करो प्रिया, कल एक नया दिन होगा। जैसे जैसे वह आदित्य को दूर जाते देख रही थी, प्रिया ने राहत और चिंता का मिश्रण महसूस किया। संकट समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन दिनों में पहली बार उसे लगा कि सुरंग के अंत में एक प्रकाश था। अगली सुबह सिंह मंशन गतिविधि का एक भंवर था। आदित्य वादे के अनुसार जल्दी पहुंच गया और राजेश और अनीता के साथ कार्यालय में बंद हो गया ताकि अपनी योजना के विवरण पर चर्चा कर सके। प्रिया किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ बगीचे में उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। वहीं उसकी सबसे अच्छी दोस्त और विश्वासपात्र मीरा ने उसे पाया। प्रिया, क्या हो रहा है? मीरा ने चिंतित होकर पूछा। मैंने उस सुंदर आदमी को अंदर जाते देखा। क्या वह वही नहीं है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? प्रिया ने सिर हिलाया और अपनी दोस्त को पिछले कुछ दिनों में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। मीरा ध्यान से सुनती रही। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, उसकी आंखें और बड़ी होती गईं। हे भगवान,